स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कपल्ड ऑसिलेटर्स या युग्मित दोलक। कपल्ड ऑसिलेटर्स किसको कहते हैं? हमने अब तक स्वतंत्र दोलक का अध्ययन किया है, जिसमें एकमात्र दोलक होता है जो कि दोलन करता है और एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है, जिसकी कंपन विधा या मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। यह कंपन विधा केवल एक फ्रीक्वेंसी पर ही या वेरिएबल पर निर्भर करती है और उसकी वह सामान्य विधा कहलाती है। और स्वतंत्र दोलक की सिर्फ एक ही सामान्य विधा होती है, परंतु प्रकृति में स्वतंत्र दोलक एक काल्पनिक कल्पना है, क्योंकि पूर्णतः पृथक्कृत दोलक का अस्तित्व संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक वायु में भी देखें तो वायु के बहुत सारे कण होते हैं। अगर एक कण में कंपन होता है तो दूसरा कण उससे प्रवाहित होता है और इस प्रकार तरंग गति होती है, और इसी तरंग गति युग्मित दोलकों के अस्तित्व के कारण ही होती है, जिसमें परस्पर ऊर्जा का विनिमय होता है। यदि दो समान स्वतंत्र दोलकों को, जैसे कि चित्र 1 में बताया गया है, माना कि दो P1 P2 दो समान दोलक हैं, उसको किसी स्प्रिंग या अन्य माध्यम से हम जोड़ दें तो यह युग्मित दोलक कहलाता है। और इन युग्मित दोलक के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दो दोलक स्प्रिंग से जुड़े हुए, 3 स्प्रिंग से जुड़े हुए दो द्रव्यमान, तथा ऐंठन दोलक जिसमें दो दोलक आपस में ऐंठन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। एलसी परिपथ के दो युग्मित दोलक, इसी तरह H2O परमाणु, कार्बन ऑक्साइड परमाणु आदि हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, और इस प्रकार ये दोलकों का कंपन होता है। ये चित्र में दिखाए गए हैं। दो स्ट्रिंग से दोलक जुड़े हुए हैं, ये युग्मित दोलक कहलाते हैं। ये वाला दोलक ऐंठन दोलक कहलाता है, जिसमें एक रॉड से जुड़े हुए हैं, और हम इनको अगर ऐंठन करें तो एक में ऐंठन करें तो दूसरे में भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह LC कपल्ड ऑसिलेटर है। अगर हम एक सर्किट में दोलन कराते हैं तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे सर्किट पर भी पड़ता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और अपोजिट डायरेक्शन में इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये H2O परमाणु है। अगर इसमें कंपन करते हैं तो हम युग्मित दोलकों के कारण, इसमें युग्मन के कारण उत्पन्न प्रभाव होता है और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। इसलिए युग्मित दोलकों की सामान्य गति को इसकी सामान्य विधाओं के अध्यारोपण के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। दो समान युग्मित दोलकों की दो सामान्य विधाएं होती है, तथा प्रत्येक विधा की अलग अलग आवृत्ति होती है। जब युग्मित दोलकों की गति को केवल एक सामान्य विधा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसके आयाम नियत रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा भी नियत रहती है, अर्थात उनके बीच की ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। परंतु व्यापक रूप में युग्मित दोलकों की गति की व्याख्या सामान्य विधाओं के अध्यारोपण से की जाती है। इस गति में प्रत्येक दोलक का आयाम नियत नहीं रहता है, क्योंकि विभिन्न सामान्य विधाओं की आवृत्ति अलग अलग होती है। सामान्यतः ये देखने में आया है कि एक दोलक का अगर आयाम बढ़ता है तो दूसरे दोलक का आयाम घटता है। कुछ समय पश्चात इसकी स्थिति एकदम विपरीत हो जाती है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। जैसा कि स्पष्ट है, युग्मित दोलकों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगर एक दोलक की ऊर्जा कम होती है तो दूसरे दोलक की ऊर्जा में वृद्धि होती है, और यह फिर वापस विपरीत दिशा में यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और ये दोलक कंपन गति करते हैं। अगर किसी परमाणु अणु में उसके परमाणु की कंपन गति
युग्मित दोलकों के तुल्य होती है, क्योंकि अणु में विभिन्न परमाणु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन गति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु का दूसरे कंपन उसके पास के दूसरे परमाणु की कंपन गति को प्रभावित करता है। इसलिए एक अणु के विभिन्न परमाणु मिलकर युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करते हैं या युग्मित दोलक बनाते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टल में ठोस के विभिन्न परमाणु एक दूसरे से युग्मित होते हैं और रस्सी में भी बहुत अधिक संख्या में ये युग्मन होता है। लेकिन रस्सी के कणों की युग्मित गति क्रिस्टल के परमाणु की युग्मित गति से भिन्न होती है। यांत्रिक दोलकों में दो प्रकार से युग्मन होता है। पहला दुर्दम्यता युग्मन, जिसको कि स्टिफनेस कहते हैं, और इसके द्वारा सहायक पिंड के द्रव्यमान के द्वारा होता है। विद्युत परिपथों में इनके अनुरूपीय युग्मन धारतीय व प्रेरणिक होते हैं। अब इसकी दो युग्मित समीकरणों की सरल आवर्त गति का समीकरण। इसके लिए इन गति का इक्वेशन ऑफ मोशन ज्ञात करने के लिए हम एक सिंपल युग्मित दोलक लेते हैं। P1 P2 दो दोलक है जो कि L लंबाई की एक रस्सी से जुड़े हुए हैं और इनके द्रव्यमान m1 व m2 है और इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी बराबर है। ये दोनों दोलक मिलकर एक युग्मित दो दोलक का निर्माण करते हैं और यह चित्र 8 में ये व्यवस्था दिखाई गई है। इस निकाय में साम्यावस्था से थोड़ा सा अगर हम विस्थापित करें तो इस प्रकार चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो माना कि P2 दोलक X2 से विस्थापित हो रहा है और P1 दोलन का जो विस्थापन है वो X1 है। अब इन दोनों दोलकों की साम्य अवस्था में हम साम्य अवस्था माना कि X1 व X2 है, तो दोलक P1 के गति का समीकरण क्या होगा? इसका मास m1 है, m d² अपॉन x1, दोनों के मास बराबर हैं इसलिए m ही लेंगे हम। m d² x1 अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस mg x1 अपॉन l माइनस k x1 माइनस x2। और m को अगर हम रिमूव करें तो d² x1 अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस g x1 अपॉन l माइनस k अपॉन m x1 माइनस x2। इसी तरह दोलक P2 का समीकरण या पेंडुलम P2 का समीकरण होगा m d² x2 अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस mg x2 अपॉन l माइनस k x2 माइनस x1 और d² x2 अपॉन dt² इज इक्वल टू माइनस g x2 अपॉन l प्लस k अपॉन m x1 माइनस x2। उपरोक्त समीकरण 1 और 2 में सामान्य सरल आवर्त गति के पद के अतिरिक्त हमारे पास एक पद एक्स्ट्रा है k x1 माइनस x2 है। यह पद स्प्रिंग के दोलकों को युग्मित करने के कारण प्राप्त होता है और इसको हम कपलिंग टर्म या युग्मन पद कहते हैं। इन समीकरणों से या इन इक्वेशन से यह प्राप्त होता है कि प्रत्येक दोलक का त्वरण दूसरे दोलक की स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात वे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकते हैं। इफ़ x1 इज़ ग्रेटर देन x2 तो स्प्रिंग में प्रसार होगा और यह प्रसार दोलक P1 के त्वरण के विपरीत दिशा में तथा दोलक P2 के त्वरण की दिशा में होगा। माना कि ω0² g अपॉन l है, तो हम इसको समीकरण में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारी समीकरण बन जाएगी d² x1 अपॉन dt² प्लस ω0² x1 इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m x1 माइनस x2 और d² x2 अपॉन dt² प्लस ω0² x2 माइनस k अपॉन m x2 माइनस x1। प्रत्येक दोलक पर युग्मन के प्रभाव को जानने के लिए हम समीकरण उपरोक्त समीकरण है उसमें x1 तथा x2 के लिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको सीधे हल करने के बजाय इनके हम
निर्देशांकों का चयन करते हैं। लेट कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और कैपिटल Y इज इक्वल टू x1 माइनस x2। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर। इसी तरह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को अब जो हमारे पास ऊपर से समीकरण है उनको हम जोड़ें तो डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर x1 प्लस डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर x2 इज इक्वल टू ज़ीरो और डी स्क्वायर x1 प्लस x2 डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर x1 प्लस x2 और डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर x। अब समीकरण 3 में से 4 घटाने पर डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर x1 माइनस डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो x2 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम x1 माइनस x2 प्लस के अपॉन एम x2 माइनस x1 और डी स्क्वायर x1 माइनस x2 डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर डी x1 माइनस x2 प्लस 2k अपॉन एम x1 माइनस x2 और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर 2k अपॉन एम वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दो सरल आवर्ती समीकरणों के हल प्रदर्शित होते हैं जहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर एक्स और दूसरा हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर वाई वेयर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 है तथा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k अपॉन एम है। समीकरण 11 व 12 सरल आवर्त गति के समीकरण है। इससे ज्ञात होता है कि युग्मित दोलकों की गति को ऐसे दो नए निर्देशांकों x और y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिनकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि सदैव y इज इक्वल टू 0 हो अर्थात x1 इज इक्वल टू x2 हो तो ये गति का समीकरण हमारा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इस स्थिति में प्रत्येक दोलक की आवृत्ति ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 अयुग्मित अवस्था के समान होगी तथा इस पर युग्मन का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन दोनों दोलक एक ही कला में होंगे। इस प्रकार की गति में स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहेगी। जैसा कि हमें चित्र में देख रहे हैं स्प्रिंग की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि x इज इक्वल टू 0 अर्थात x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो तो गति का समीकरण निम्न रूप से होगा और इनमें आवृत्ति ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2k अपॉन m होगी क्योंकि पूर्व की स्थिति से अधिक होगी क्योंकि दोनों दोलक एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे जिससे स्प्रिंग एक्सटेंडेड या संकुचित होती है जैसा कि हम चित्र में देखते हैं।